हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल। और मैं आशुतोष गुप्ता, आपका सब दोस्त, आपकी जर्नी में फिर से आपका साथ देने के लिए आज हम लोग अपना अगला टॉपिक फिर से बात करने जा रहे हैं। लगभग आपके सारे टॉपिक कवर अप होने जा रहे हैं। 2-4 टॉपिक्स और बचे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो भी जल्दी फिनिश हो जाएंगे और आपके एग्जाम भी बहुत धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करने में लगे होंगे। बस ये आखिरी के कुछ दिन है बेटा, बस अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो और आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखो, आपकी जो भी मेहनत है वो रिजल्ट में जरूर दिखाई पड़ेगी। लास्ट में ही सारी चीजें होती जो गेम चेंजर टाइम होता है। बस इस टाइम को जितना अच्छे से जिसने यूटिलाइज कर दिया वो उतना अच्छा कर ले जाता है। साल भर आपने मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में जरूर जितनी मैक्सिमम आप मेहनत कर सकते हो करो। बार बार अपने सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करते रहो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और उन उन चीजों पर ही फोकस करो बेटा जो आपके अच्छे हैं, मतलब जिनमें आप ज्यादा कंफर्ट फील कर सकते हो, उन पे ही फोकस रहना है। और कोशिश ये करनी है कि हमसे गलतियां कम से कम हो, चाहे वो कैलकुलेशन एरर हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो, गलतियां कम करना है, ऐसी हमें पूरी कोशिश करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, और सिलेक्शन ही नहीं, आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। इस बात का ख्याल रखना। आप उन क्वेश्चंस के पीछे अब मत भागना जहां पर आपको डाउट हो रहा है, उनको बाद के लिए रखना। पहले केवल उन पर फोकस रखना जो आपके अच्छे हैं। और एग्जाम में भी ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको जरा भी डाउट हो रहा है तो बेटर है कि आप आगे बढ़ जाओ, रेदर कि वो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हो, हम आगे बढ़ जाए। क्योंकि मोस्टली हमने यही देखा है कि बच्चों के जो सिलेक्शंस रुकते हैं या फिर जो मार्क्स कम होते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जिसमें से बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, और इस वजह से हमारे सिलेक्शन रुक जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो ज्यादा सही हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आइडिया एग्जाम में बिल्कुल वर्क नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इसलिए आप कुछ नहीं, 50% पेपर ही कर लो, लेकिन अगर 50% आपका सारा का सारा सही किया हुआ है ना, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और 50% क्वेश्चन को करना मतलब आप मान लो कि आपके लिए तो जो टोटल पेपर दिया गया उसका 50% ही आपको करना है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जो चाहो करो, जो चाहो छोड़ दो। तो अगर आप इतना कर ले जाते हो तो आपका बहुत अच्छी 95, 96, 97 परसेंटाइल आने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, इससे बहुत अच्छी परसेंटाइल आपकी आएगी। ये आप अच्छे से नोट करके रख लो। इसलिए आपको अपने आप को एक्यूरेट रखना है, ये नहीं दिखाना है कि आपको बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि नॉलेज का ये गेम है ही नहीं। नॉलेज का गेम होता तो फिर हम आपको रिसर्च करा के पहले कहते कि भैया पीएचडी कराओ जिससे आपको नॉलेज गेन हो जाए, तो हम आपको टेस्ट करें, लेकिन वो हम नहीं करते। हम यहाँ पर +2 लेवल पर ही आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम केवल आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना अच्छे से सोच पाते हो, कितनी कम गलतियां करते हो, कितने ज्यादा एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, तो इस बात का सब लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिलेटिवली अगर फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इससे भी बहुत ज्यादा बनते हैं, और वो इस तरह के होते हैं कि वो सॉल्व ही हो जाते हैं। मतलब ले दे के 3-4 फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही आते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन सही रहे, ध्यान ये रखना है कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ रखा है, तो आपका क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो ही जाएगा। अभी हम लोग डिस्कशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के देख लिए हैं, और आप देखो तो सारे रिपीटेटिव टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ही जैसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं कर रहे हैं और उससे नए नए क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस बनने में बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली स्कोप नहीं है कि वो कोई बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटली चीजों को ढंग से पढ़ रखा है, आपको पता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, केएफ क्या है, केबी क्या है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, जो भी बेसिक बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इनफैक्ट जो एनसीईआरटी में भी आपके लिखी हुई है, अगर वो बातें आपको ढंग से आती हैं तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप क्वेश्चन पर फोकस करो, ध्यान से देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको सॉल्व करने की हमें क्या अप्रोच रखनी। होता क्या है बेटा कि नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते और इसलिए भी क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। होता क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ने का एक मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग कई बार हम गलत निकाल देते हैं और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। मतलब कभी हमने यूनिट में गलती कर दी, कभी हमें प्लस करना था माइनस कर दिया, कभी माइनस करना था प्लस कर दिया। तो इस तरह की एरर्स की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो उसको बचाने का तरीका है आराम से काम करो, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट किल करता है। आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, एक्साइटमेंट किल्स। हमेशा एक्साइटमेंट आपको किल ही करेगा, इसलिए अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखो, धीरज से काम लो। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है। आप तो कम करो लेकिन अच्छा करो, रेदर की ज्यादा करो और बुरा कर दो। तो इसलिए, और आप देख सकते हो कि गलत करने के नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ना करने के 0 मार्क्स होते हैं। तो ना करना गलत करने से ज्यादा बेनिफिशियल है, ये कॉमन सेंस तो हम सबके अंदर होता है। तो इसलिए इट इज बेटर कि हम ना करें रेदर कि हम गलत कर दें। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अरे क्या क्या छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, वो भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ऐसा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। आपके इतने क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएंगे जितने से आपका सिलेक्शन हो गया। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप ज्यादा करने के चक्कर में, तुक्का मारने के चक्कर में लगोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही हो। तुक्के से भाग्य नहीं बनते, भाग्य बनते हैं मेहनत से। तो हमें मेहनत करनी है और उस पर फोकस रहना है जो हमें, हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमें आता है। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा बातें हो गई। आज हम लोग आगे बात करते हैं, लिक्विड सोल्यूशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में देखते हैं। और ध्यान से देखना आप लोग कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसको आप ध्यान से देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। बड़े ऑब्वियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप अगर समराइज करो तो 15-20 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बियॉन्ड कुछ बचता नहीं है, बचता इवन 15-20 भी अगर मैंने बोला तो उसमें भी कई चीजें रिपीटिटिव ही दिखाई पड़ेंगी, रिपीटिटिव ही दिखने वाली है। तो इसलिए अगर आप इतने 15 क्वेश्चंस को भी आप देख लोगे तो इतने से आपका पूरा का पूरा टॉपिक पक्का रिवाइज हो जाएगा, पक्का। तो आप फॉलो करो। क्या कहा जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 90 mmHg एंड 15 mmHg रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब वो कोई लिक्विड होगा। वेपर प्रेशर लिक्विड्स के होते हैं। ए कोई लिक्विड होगा जिसका वेपर प्रेशर दिया गया है, बी कोई लिक्विड होगा जिसका वेपर प्रेशर दिया है प्योर स्टेट में, जिसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी नॉट ऑफ ए इज 90 mmHg और इसी तरह से P नॉट ऑफ B आपको दिया गया है 15 mmHg। ये डेटा आपको दिया है प्योर स्टेट में। आगे लिखा है, इफ A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6। मतलब इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया है और उस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.6 है। लिक्विड स्टेट में जो सोल्यूशन बनता है उसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग कैपिटल एक्स से का सहारा लेते हैं। कैपिटल एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसके अंदर। और पूछा क्या जा रहा है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। मतलब कहने का यह है बेटा कि यहां पर एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें ए और बी दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया है। ए और बी दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया है जिनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर्स बता दिए गए हैं। लिक्विड स्टेट में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वो भी बता दिया गया है। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स बनेंगे बेटा, उसमें ए के वेपर्स भी होंगे और बी के वेपर्स भी होंगे, जिसको हम ए गैस और बी गैस ऐसे लिख देते हैं।
तो इसका मतलब यहां पर जो वेपर्स फॉर्म हुए वो भी एक गैसियस मिक्सचर होगा जिसमें ए भी होगा बी भी होगा। तो हमें उस मिक्सचर के अंदर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है बेटा उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर b का मोल फ्रैक्शन बताना है तो y b लिखा जाएगा। और गैसेस का मोल फ्रैक्शन गैसेस के प्रेशर फ्रैक्शन के बराबर होता है। गैसेस का मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग डाल्टन लॉ में पढ़ते हैं कि गैसेस का मोल फ्रैक्शन गैसेस के प्रेशर फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब यहां पर जो गैसियस मिक्सचर बना है उसमें कुछ प्रेशर ए के वेपर की वजह से होगा, कुछ प्रेशर बी की वजह से होगा, बी की वजह से होगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर होगा ए और बी की वजह से पी ए प्लस पी बी। और जिसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हमें बात करना है तो वाई ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाई बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब पी ए प्लस पी बी इन द सॉल्यूशन। ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो आप क्या कर दो, एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट लॉ कि किसी एक कंपोनेंट के जो वेपर्स बनते हैं उनकी वजह से लगने वाला प्रेशर उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन के बराबर होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं पीबी की जगह पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरह से टोटल प्रेशर नीचे और प्रेशर ऑफ बी ऊपर, तो प्रेशर ऑफ बी मतलब बी के प्रेशर का फ्रैक्शन आ गया जो कि उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आपको ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में बताया गया था 0.6 था, तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो बी का मोल फ्रैक्शन दैट विल बी 1 माइनस ए का मोल फ्रैक्शन दैट इज 1 माइनस 0.6 का मतलब वो 0.4 के बराबर होगा बेटा। 0.4 के, क्योंकि हमें एक बात पता होती है कि जो भी कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर हैं हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब यहां से अगर अपन डेटा पुट कर लें, डेटा अगर पुट करें तो पी नॉट बी दिया गया था 15 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए दिया गया था 90 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 उसका मोल फ्रैक्शन है प्लस 15 इंटू 0.4। इस तरह से रिजल्ट बना। तो ऊपर आएगा 15 चौको 66 और नीचे आएगा 7.2 प्लस 6 का मतलब ये आएगा 7 6 13.2 6 डिवाइडेड बाय 13.2। ये आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। और अगर इसको सॉल्व करें तो मैं आपको बता देता हूं ये वैल्यू कितनी आती है। इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। एक्चुअली कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉरी मैंने यहां पर गलत लिखा, देखो कैलकुलेशन मैंने यहां पर गलत लिख दिया है। ठीक है, ये आता है 5.4 और ये आता है 6, 5.4 और ये 6 आता है। इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 11.4। 5.4 प्लस 6 11.4 6 5 11, हाँ ठीक है 11.4। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू बेटा, ये हमको आंसर जो देना है वो 10 टू द पावर -1 के टर्म में देना है। तो इसी को आप लिख सकते हो 60 अपॉन 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग 5.4 5.5 समथिंग 5.4 समथिंग आएगा बेटा इंटू 10 टू द पावर -1 5.4 इंटू 10 टू द पावर -1। और आपको आंसर इंटीजर में फिल करना था, ऐसे आंसर लिखा हुआ है x इंटू 10 टू द पावर -1। तो आपका जो आंसर x की वैल्यू आएगी वो आ रही है 5। जो x की वैल्यू यहां से निकल करके आ रही है वो वैल्यू है 5। तो इस तरह से आपका आंसर यहां पर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, सारी बातें रिकॉल करने के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अगेन उसी तरह का है। लिखा है 9.45 ग्राम ClCH2COH, ये क्लोरोएस्टिक एसिड है, is added in 500 ml of water. Its freezing point drops by
0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये आपको बताया गया कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ। मतलब आपको क्वेश्चन में बेटा डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताई जा रही है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को डिग्री केल्विन में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है और डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल होता है। कुछ बच्चे यहां गलती कर देते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में और सारे फॉर्मूले में वैल्यू केल्विन में रखी जाती है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल होता, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता। खैर, तो यहां पर डेल्टा टीएफ दिया है और हमसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू बताओ। क्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें बताया गया है। तो बेसिकली क्लोरोएसिटिक एसिड, जो कि अपने आप में एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है, जो डिसॉल्व करने पर पार्शियली इस तरह से आयोनाइज हुआ होगा और इसकी वजह से इसका अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है वो हमसे पूछी जा रही है। ये वैल्यू कितनी है वो हमसे पूछी जा रही है। तो जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं कि अगर इसका कंसंट्रेशन इनिशियली सी मोलर है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो ये बचेगा C1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पर, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, और K का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये आता है फाइनली C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर हमें C की वैल्यू पता लग जाए, मतलब हमारे क्लोरोएसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो सब चीजें जो हमें चाहिए वो पता कहां से लगेंगी? तो कंसंट्रेशन के लिए आपको वेट बताया गया है क्लोरोएसिटिक एसिड का, और सोल्यूशन 500 ml में इसको डिसॉल्व किया गया है। तो मोलरिटी ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ClCH2COOH। मोलरिटी का मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो फिर हम लोग 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मोलरिटी मिल जाती है। अब मोल निकालने के लिए आपको क्लोरोएसिटिक एसिड के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, और मोलर मास ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड बेटा मैं निकाल चुका हूं, ये आता है एक सेकेंड, इसको सही से लिख लें हम लोग। ClCH2COOH का मोलर मास आता है बेटा 94.5 ग्राम पर मोल। 94.5 एक मोल का मास इतना आता है। तो अगर हम लोग मोलरिटी निकाले तो 9.45 वेट है डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 94.5, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 500 ml, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से 2 और यहां से 0.1, तो ये वैल्यू आती है बेटा 0.2 मोलर। आप चेक कर लो, 0.2 आती, मोलरिटी आ गई। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है, हमें के निकालने के लिए मोलरिटी चाहिए एसिटिक एसिड की, वो हमने निकाल ली, और अल्फा भी चाहिए, अल्फा भी। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा, क्या? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। जहां पर आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर होता है, वो तब जरूरत पड़ती है जब घोला हुआ सोल्यूट पार्टिकल घुलने के बाद डिसोशिएट हो जाए या फिर पॉलीमराइज हो जाए, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने घोले होते हैं उसका नंबर बदल जाता है। तो उसी को डील करने के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का सहारा लेते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा इंटू n माइनस 1, अगर हमारा पार्टिकल डिसोशिएट हो रहा है तो अगर हमें I पता लग जाए, n का मतलब होता है बेटा एक पार्टिकल कितने में डिसोशिएट हो रहा है। जैसे यहां दिख रहा है कि क्लोरोएसिटिक एसिड 2 पार्ट्स में टूट रहा है, तो n की वैल्यू 2 होगी। आयोनाइज होके 2 पार्ट में टूट रहा है तो n की वैल्यू होगी 2। अब n पता है, अल्फा में पता करना है, अगर I पता लग जाए तो अब कैसे पता लगेगा? तो डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ आपको दिया हुआ है 1.86 इंटू मोलेलिटी। तो अब मोलेलिटी हमें नहीं दिया है, तो अगर आपको मोलेलिटी नहीं दिया है तो जो मोलेरिटी आपने निकाली है
उसी को मोलेलिटी मान लो। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे मान लो, तो बेसिकली आप वैसे भी निकालने जाओगे तो आपको मोलेलिटी निकालने के लिए मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, और आपको पानी का वॉल्यूम बताया है और डेंसिटी नहीं बताई, लेकिन हमें पता होता है कि पानी की डेंसिटी होती है कितनी, 1 ग्राम पर ml। पानी की डेंसिटी होती है बेटा 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब पानी का वेट कितना आएगा, 500 ग्राम। पानी का वेट, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम आ जाएगा, या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास आ जाएगा, तो मास आएगा 500 ग्राम। और इससे आप मोलेलिटी निकालने जाओगे तो वो भी यही आएगी, यही आएगी। या फिर आप एक बात हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि अगर क्वेश्चन बनाते समय हमें क्वेश्चन में डेंसिटी का डेटा ना दिया जाए, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, तो आप हमेशा मोलेरिटी इज इक्वल्स टू मोलेलिटी मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये एजम्पशन वहां पर चलता है। तो इसका मतलब हमारी मोलेरिटी के बराबर है, तो यहां आंसर रखा जाएगा 0.2। तो यहां से आई की वैल्यू आएगी बेटा पॉइंट, यहां से एक जीरो उड़ा दे, पॉइंट हटा देते हैं, तो यहां से आ जाएगा, अगर इसको हटाते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 2। और आई आपका है कितना, आई की वैल्यू 1 प्लस एल्फा, एन की वैल्यू 1 है, तो आई एक्चुअली 1 प्लस एल्फा के बराबर है। आई आपका 1 प्लस एल्फा के बराबर है, तो यहां पर आप 1 प्लस एल्फा लिख दोगे, और फिर यहां से एल्फा सॉल्व करने जाओगे तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 2 करें तो 6 दूनी 12, 8 दूना 16, 17, 2 और 3, 3.72 और नीचे -1। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बताता हूं कितनी आती है वैल्यू। कैलकुलेशन करके अल्फा की वैल्यू रफली 0.34 आती है, रफली 0.34 लगभग। और ये वैल्यू अब आप यहां पुट कर दो, तो C की वैल्यू आपको पता है कितनी, 0.2, अल्फा की वैल्यू है 0.34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा दैट इज 0.34। तो इसको सॉल्व करने पर बेटा ये वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2, या इसी को लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर -3। और क्योंकि आंसर आपको 10 पावर -3 के टर्म में देना है, तो आपका x की वैल्यू 36 है, 36। इस तरह से आपकी ये सारी बातें रिकॉल होगी। ठीक, बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला टाइप है क्वेश्चन का, कभी कुछ मिस कर देंगे, कभी कुछ मिस कर देंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा अल्फा कैसे निकाला गया, आई को कैसे देखा गया, और उसको यूज करके हमारा आंसर। ठीक, हाँ आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कैलकुलेशन तो फुल ऑन इन्वॉल्व है। कैलकुलेशन के लिए तो आप तैयार रहो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो कि कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और बड़े आराम से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, वो प्रैक्टिस हम घर पे करते रहेंगे। ठीक, और आप देखो तो जब भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है तो उसमें गलतियों के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अगर इसलिए आपने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उनके गलत हो जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इट इज बेटर कि बी एक्यूरेट होने की कोशिश करो, वो ज्यादा अच्छा है रेदर कि हम खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेंजीन फ्रीजेस एट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है 5.5, और आगे लिखा है द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ C4H10 इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब इन्होंने C4H10 के 10 ग्राम को 200 ग्राम बेंजीन में घोल करके एक सोल्यूशन बनाया है। तो पूछा जा रहा है कि द टेम्परेचर एट विच दिस सोल्यूशन विल फ्रीज इज, मतलब अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा ये आपको बताना है। प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है, बेंजीन का KF की वैल्यू भी दी गई है, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला I इंटू KF इंटू मोलेलिटी, और यहां पर क्योंकि सोल्यूट C4H10 है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
या हाइड्रोकार्बन है, ये आयोनाइज नहीं होता। और अगर आयोनाइज नहीं होगा बेटा तो इसका आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो। और आपको इससे डेल्टा टी एफ निकालने के लिए के एफ चाहिए, वो भी पता है, आई चाहिए वो भी पता लग गया, और मोलेलिटी चाहिए। तो अगेन मोलेलिटी निकालने के लिए वही अप्रोच, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ C4H10 आएगा 12 चौको 48 और 10 58, तो 58 से डिवाइड कर दिया तो हमने मोलर मास से, तो मोल आ गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है 200 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो यहां से इसको उड़ा दें हम लोग तो 5 और फिर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 58, तो ये मोलेलिटी आपकी आ गई, मोलेलिटी आ गई। अब क्या करें, वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू 5.12 और डेल्टा मोलेलिटी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 58, 50 डिवाइडेड बाय 58। अब इसको सॉल्व करके कितना आता है वो भी मैं बताता हूं, कैलकुलेशन मैंने कर ली है, ये वैल्यू गंदी ही आती है, ये आती है 4.413 समथिंग, इतना डेल्टा टीएफ आता है। अब आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है जो सोल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, freezing point of solution will be equal to freezing point of pure solvent minus of delta TF। अब यहां पर लोग गलती कर देते हैं, उनको ये आंसर निकल के आ गया, अब इतने से खुश हो जाएंगे और इसी को फिल करके चले आएंगे और बाद में कहेंगे वो गलत हो गया। वो दिक्कत यहां पर है क्योंकि वो इसी चीज के लिए यूज टू हैं, और फिर उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, भैया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताने के लिए हमें प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से डिप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, डिप्रेस होता है मतलब पहले प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, सोल्यूट घोलने की वजह से प्योर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है। तो कितना घट चुका है वो हमने निकाला, तो अब नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आप पुराना फ्रीजिंग पॉइंट था 5.5 माइनस नया फ्रीजिंग पॉइंट है 4.413, तो नया फ्रीजिंग पॉइंट कितना आने वाला है, ये वैल्यू भी मैंने सॉल्व करी है, ये आती है 1.08 समथिंग, 1.08 समथिंग, जिसको रफली हम इंटीजर में जब फिल करते हैं तो हमारा आंसर फिल किया जाएगा 1, आंसर है 1, नया फ्रीजिंग पॉइंट 1 हो चुका होगा। ठीक, तो इस तरह से ये अगेन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, यहां पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से देखो जल्दी जल्दी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड है ए बी डिसोशिएट हो रहा है टू एन एक्सटेंट ऑफ 75%, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% दिया है, और एक्वा सोल्यूशन बनाया है और कहा जा रहा है द मोलेलिटी ऑफ द सोल्यूशन विच शो 2.5 केल्विन राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब अब हमें बॉइलिंग पॉइंट में राइज बता दिया है और सोल्यूशन की मोलेलिटी पूछ लिया है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी, आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। तो क्या करें, कुछ नहीं करो, के बी आप डेल्टा टी बी आपको दिया हुआ है 2.5, अच्छा आई की जरूरत पड़ेगी और आई के लिए फॉर्मूला है आपका 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू आपको 75% दी है का मतलब यहां पर वैल्यू पुट की जाएगी 0.75। अल्फा कैलकुलेशन में हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में पुट किया जाता है, जो चीज 100 के रेस्पेक्ट में 75 है वो 1 के रेस्पेक्ट में 0.75 होगी, तो 0.75। और n की वैल्यू कितनी, तो यहां पर ए बी है जो आयोनाइज होगा, तो वो एक आयन ए और एक आयन बी में आयोनाइज होगा, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा अगर कुछ नहीं बताया गया। तो अगर ए बी का आयोनाइजेशन 2 पार्ट्स में होता है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तो आपको यहां एन की वैल्यू क्या कंसीडर करनी पड़ेगी 2, तो 2 पुट कर दो -1, तो यहां से आई की वैल्यू सॉल्व होके आएगी बेटा 1.75। अब यहां पुट कर लो 1.75 और केबी की वैल्यू 0.52 आपको दी है, तो मोलेलिटी यहां से हम लोग निकालेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 0.52, और इसको सॉल्व करने पर
कितना वैल्यू आती है मैं बता देता हूं आपको, कैलकुलेशन फिर से रुलाने वाली ही है। अब क्या बोलूं मैं, ये वैल्यू आती है बेटा 2.75 समथिंग, और 2.75 समथिंग आती है, तो इसलिए फिल करने में हम लोग वैल्यू फिल करेंगे 3, क्योंकि 2.5 से ज्यादा है, तो 2.5 से ज्यादा है तो आपका जो इंटीजर होगा वो होगा 3, नियरेस्ट इंटीजर 3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आया 3। देखो सेम क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन ये थोड़ा इनोवेटिव है, मतलब थोड़ा सा इनोवेशन यहां पर दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तो भी नहीं है। इन्होंने कहा है कि 224 ml ऑफ SO2 एट दिस मच टेम्परेचर प्रेशर पास थ्रू 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आगे लिखा है द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रोड्यूस्ड इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेसिकली बेटा SO2 गैस अपने आप में एक एसिडिक गैस है, SO2 गैस अपने आप में एक एसिडिक गैस है, और उसको अगर NaOH से रिएक्ट कराओगे तो NaOH जो कि एक बेस है वो इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा, ये बनेगा। और कहा जा रहा है कि जो ये बना है सोल्यूट वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो उड़ेगा नहीं, और इसको इन्होंने 36 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर पानी में कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर लोअर कर जाता है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही, वो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो वो कितना हो जाएगा हमसे ये पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सोल्यूट कितना घोला गया। हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं क्या, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और आपसे पूछा गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है बेटा ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है P नॉट माइनस P, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो और P नॉट आपको बता दिया है, ये वाटर का वेपर प्रेशर की वैल्यू 24 mmHg वो आपको बता दी, मतलब P नॉट पता है। तो अगर किसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हमें पता लगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सोल्यूट कितने मोल घोले गए हैं, सोल्यूट मोल कितने मोल घोले गए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको SO2 का वॉल्यूम बताया बेटा 224 ml, इसको आप PV = nRT से मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, तो मोल में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, यहां से एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसके जो मोल्स आएंगे बेटा दैट इज PV = RT। तो प्रेशर आपका है 1, वॉल्यूम है 224 मिलीलीटर है, तो हम उसको लीटर में नहीं कन्वर्ट करते और हमारा आंसर मिली मोल में ही आ जाएगा, और मिली मोल में ही यूज कर लेते हैं। मिली मोल में, मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम है तो आंसर आपका मिली मोल में आएगा। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, तो ये आपका आंसर मिली मोल में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप NaOH देखो तो NaOH की मोलरिटी 100 है और मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 100 है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से हम इसका मोल निकाल सकते हैं, वो आएगा 10 मिलीमोल, वो आएगा बेटा 10 मिलीमोल। तो इसको सॉल्व करने पर मैं आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है ये आती है लगभग 9.2 मिलीमोल, ये आती है बेटा 9.2 मिलीमोल, 9.2 मिलीमोल SO2 आता है, और ये कितना है 10 मिलीमोल। तो अब अगर आप देखो कि Na2SO3 बनेगा कितना, Na2SO3 कितना फॉर्म होगा, तो एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट अगर देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा इस केस में NaOH है, NaOH है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जज करते हैं, जो भी मोल्स हैं उनमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखा जाता है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 9.2 आएगा, 9.2
डिवाइडेड बाय 1, और NaOH का मोल 10 है और उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जो छोटा आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो वो खत्म हो जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 से 1 बनता है तो 10 से बनेगा बेटा 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल, ये बना 5 मिलीमोल। अब यही 5 मिलीमोल पानी में घोला गया। कितने पानी में घोला गया? 36 ग्राम पानी में, 36 ग्राम पानी में। तो अगर हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज Na2SO4 निकालें, Na2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकालें, तो वो कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ Na2SO3, मोल ऑफ Na2SO3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ Na2SO3 5 है अपॉन टोटल मोल का मतलब ये 5 मिली मोल है, अपॉन 5 मिली मोल प्लस, अगर पानी का मोल देखें बेटा, पानी का मोल, पानी का तो मोल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर उस हिंदी वाले मोल की बात नहीं हो रही, इंग्लिश वाले मोल की बात हो रही है। तो ये 2 मोल आ रहा है, 2 मोल आ रहा है, ये 2 मोल आ रहा है। इसका मतलब आप एक बात ये देख सकते हो कि पानी का जो कंपैरिजन में जो हमारा सोल्यूट है उसके मोल बहुत कम है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। और आपका ये मोल फ्रैक्शन आ गया तो उसमें पुट करके आंसर निकालोगे। लेकिन फिर ये बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि यहां पर जो आपका सोडियम था सल्फाइड बना है, ये एक सॉल्ट है जो कि सॉल्यूशन में या पानी में जब घोला जाएगा तो ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये 3 आयंस में टूट जाएगा, 2 सोडियम आयंस और 1 सल्फाइड आयन, 2 सोडियम आयन और 1 सल्फाइड आयन। इसका मतलब अगर हम मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स देखें तो जिसको हम 5 समझ रहे हैं वो 5 नहीं 15 कंसीडर होंगे, वो 5 नहीं बेटा 15 कंसीडर होंगे, क्योंकि Na2SO3 3 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो इसलिए जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ये वाला पार्ट हम उस फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते, तो हम फिर से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और मोल, यही गलती होती है बेटा, फिर से मोल फ्रैक्शन अगर निकालें तो वो रखा जाएगा क्या? 15 डिवाइडेड बाय मिलीमोल डिवाइडेड बाय 15 मिलीमोल प्लस 2 मोल, 2 मोल। और ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटी है, आप इसको छोड़ दो, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, छोड़ दो, मिलीमोल है और वो मोल है, मतलब 2000 मिलीमोल कहेंगे, और इसको अगर जोड़ेंगे भी तो वो ना के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब आपका जो मोल फ्रैक्शन आया, अच्छा आप इसको मिलीमोल लिख दो, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 2000, 15 डिवाइडेड बाय 2000, ये आपका मोल फ्रैक्शन आया। अब इसको आप पुट करो तो यहां से ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू ये पी नॉट यहां पर जाएगा, और पी नॉट आपको कितना दिया गया बेटा? 24, पी नॉट आपको दिया गया है 24। आपको आंसर किस रूप में बताना है? 10⁻⁻2 के रूप में बताना है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? ये 2 से तो इसको काट दो तो ये 12 आएगा, और 15 और 12 आता है 180 बेटा, 180 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 10⁻⁻3, और इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻2 mmHg। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 18। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ एरर कहां पर होती है। अगर जिसने भी 5 लेकर के इसको सॉल्व किया होता तो 5 लेकर के सॉल्व करने पर आंसर आपका कुछ और आ रहा होता, आंसर आ रहा होता 6, आई थिंक 5 से आंसर 6 आएगा, और सब लोग 6 लगा के खुश हैं, आंसर 18 है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही, फिर से वही है। क्या कहा गया? एक अब सोल्यूट दिया है AB नहीं AB2 टाइप का, AB2 टाइप का जो कि आयोनाइज हो रहा है A2 पॉजिटिव और B नेगेटिव में, का मतलब है AB2 टाइप इस तरह से आयोनाइज होगा A+2 और 2 आयंस B नेगेटिव के। इसका मतलब इस केस में बेटा N की वैल्यू 3 होगी, मतलब एक पार्टिकल 3 पार्टिकल में आयोनाइज हो रहा है, एक पार्टिकल 3 में आयोनाइज हो रहा है, ऐसे लिखा है।
10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और आगे पूछा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ Ab2 कितना होगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए हमें डेल्टा टीबी पहले निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला I इंटू के बी इंटू मोलेलिटी, और मोलेलिटी आपको दी है, कहां गई, 10 मोलल मोलेलिटी दी है, और आई आपको चाहिए तो आई यहां से निकालो। अल्फा आपको दिया है 10% का मतलब 0.1, तो आपका आई कितना हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, तो आई की वैल्यू 1 प्लस 0.1 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये आएगा 1.2। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू 1.2, के बी कितना है 0.5, मोलेलिटी कितनी है 10, तो यहां से 5 12 पंचे 60 6 आया, डेल्टा टीबी की वैल्यू 6 आई। तो ये आंसर नहीं फिल करना है, ये तो डेल्टा टीबी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, और आपसे कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट को फिल करो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। मतलब पहले प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट कितना था वो वैल्यू में आपको डेल्टा टीबी ऐड करना पड़ेगा, का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ है, तब आपका नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 106, तो 100 दिया हुआ है, तो 100 में आप 6 को ऐड करोगे, जिससे आंसर आएगा 106 डिग्री सेंटीग्रेड, और आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, मतलब यहां पर फिल किया जाएगा 106। ठीक, सेम सिंपल सोबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसमें कहा गया है कि एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 किलो पास्कल, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू दी गई है 21 किलो पास्कल, और पी नॉट बी की वैल्यू दी गई है 18 किलो पास्कल। मतलब एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इतना है, और कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी को मिक्स किया है। मोल ऑफ ए 1 मोल है और मोल ऑफ बी कितना है 2 मोल है, इनको मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है। एज्यूमिंग दैट दिस सोल्यूशन इज आइडियल, द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। मतलब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ लिया है। आइडियल इसलिए बोला है क्योंकि आइडियल सोल्यूशन पर ही हम लोग राउल्स लॉ लगा पाते हैं, और जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं सारे, वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड हैं ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो अब यहां पर टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर, का मतलब प्रेशर ऑफ ए होगा पी नॉट ए एक्स ए राउल्ट लॉ से, प्लस प्रेशर ऑफ बी होगा पी नॉट बी एक्स बी, और आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हो, वो आएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कर सकते हैं, तो वो 2/3 आ जाएगा। और फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट करें, पी नॉट ए 21 इंटू 1/3 प्लस पी नॉट बी 18 इंटू 2/3, तो यहां से आएगा 7, यहां से आएगा 6 दूनी 12, तो आंसर आया 19 किलो पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर है 19। बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देखो कितना आसान, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन अगर आया तो वो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वो होगा ही इतना आसान। ठीक है, आप देखो सारे ही क्वेश्चन लास्ट ईयर वाले सारे ही क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया, ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दिया है। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो रही है, जिसका प्रेशर, मतलब यहां पर इस तरह से कहानी है कि यहां एक बीकर में पानी होगा और ऊपर ऑक्सीजन गैस है, यहां ऑक्सीजन गैस है, और ये ऑक्सीजन गैस प्रेशर लगा रही है कितना, प्रेशर लगा रही कितना 20 किलो पास्कल, जिसकी वजह से ये कुछ अमाउंट में पानी में घुलेगी। और हेनरी लॉ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी
उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रिलेशन आता है कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, तो सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना है वो लिखा है, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, जो घुली हुई गैस है उसके लिए। और यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर कांस्टेंट आता है के एच, दैट इज हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आपसे क्या पूछा गया है? मोलर सॉल्युबिलिटी। ओ, मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा है। चलो देखते हैं। तो हमको ये बताया है कि गैस का प्रेशर है 20 किलो पास्कल और हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दिया गया है बेटा किलो पास्कल में ही, 8 इंटू 10 टू द पावर 4, 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहां से हम लोग गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब ये आएगा कितना, कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, सॉरी -4, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी बताओ, मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब मोल पर लीटर के टर्म में, मोलर का मतलब मोल पर लीटर के टर्म में आपको बतानी। तो अब आपको इस मोल फ्रैक्शन को मोलेरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये एक कंसंट्रेशन टर्म का इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे आप, उसके लिए मैंने पहले भी आपको मोल कॉन्सेप्ट के वीडियोस में कंसंट्रेशन टर्म के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए एक जनरल आइडिया दिया था। सेम आइडिया मैं दोबारा यूज करने जा रहा हूं। आप मान लो, क्या मान लो, आप मान लो कि आपके पास एक मोल सोल्यूशन है, एक मोल सोल्यूशन आप मान लो। एक मोल सोल्यूशन क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन की इंफॉर्मेशन पता है, मोल फ्रैक्शन पर मोल ही डिफाइंड होता है। तो अगर हमने एक मोल सोल्यूशन माना तो उसमें हमारा जो सोल्यूट, जो गैस है जो घुली हुई है, उसके मोल्स कितने होंगे, दैट विल बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। ये तो आपका ऑक्सीजन गैस के मोल हो गए, और बाकी के मोल पानी के होंगे। ऑब्वियसली पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन है, ये दो चीजें हैं। तो पानी का मोल कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि रफली 1 मोल ही होगा, 1 मोल ही होगा। क्योंकि इस टोटल मोल में से अगर इसको माइनस भी करेंगे हम लोग बेटा, तो ये इतना छोटा नंबर है 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर का कि वो माइनस ही नहीं होगा, या ये कह लो कि वो 1 ही बना रहेगा। अब ये आपको सीन पता लग गया। आप ये कह सकते हो कि पानी का अगर 1 मोल है तो इसका वेट होगा 18 ग्राम, क्योंकि पानी का मोलर मास 18 होता है, मतलब 1 मोल का मास 18 ग्राम होगा। मतलब आपको यह पता है कि 18 ग्राम पानी में इतना मोल ऑक्सीजन गैस है। और आपको डेंसिटी भी पानी की इस केस में दे दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर ml के बराबर होता है। 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर मीटर क्यूब ये बराबर ही होता है। तो इसका मतलब आपको डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml, वो नहीं भी दी जाती तो भी हमें पता होती है। तो इससे हम इस वाटर का वॉल्यूम बता सकते हैं, वो होगा बेटा 18 ml। वेट 18 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज 1 ग्राम पर ml, तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 18 ml। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है और उसमें घुले हुए मोल्स पता है, और अगर 18 ml पानी है, तो हम ये भी कहेंगे कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो भी 18 ml ही होगा। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो भी 18 ml ही होगा, क्योंकि जो सोल्यूट है उसके घुलने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी यहां पर सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में है, 10 टू द पावर -4 मोल। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यूज करके मोलेरिटी निकाल लेंगे। मोलेरिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 18 ml में ही है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से बेटा आपको मिलने जा रहा है, ये कटेगा 0.1 और ये आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 18। आपको आंसर 10 टू द पावर -5 के टर्म में लिखना है। ओ, -5 के टर्म में लिखना है तो आपको काफी बड़ा आंसर यहां पर दिखेगा। 10 टू द पावर -5 के टर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क्या
10⁻⁵ के टर्म में हम लिखेंगे अगर -5 के टर्म में, तो ये आएगा 2500 और एक और 0 डिवाइडेड बाय 18 मोलरिटी की वैल्यू। और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, एक बार मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता ही देता हूं। ये वैल्यू सॉल्व होके आती है 2500, कितने सारे जीरो लग गए, डिवाइडेड बाय 18, ये आती 138.88। तो ये वैल्यू 138.8888 ऐसे चलती जाती है। और अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा बेटा 1389 इसका आंसर है। 1389 मतलब आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही कहानी फिर याद आई। 1 मोलल K4 FeCN6 has degree of dissociation 0.4. Its boiling point is equal to that of another solution which contains this much weight percent of a non-electrolyte A. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है इन्होंने, एक सोल्यूशन बनाया है K4 FeCN6 को यूज करके जिसकी मोलैलिटी 1 है, और एक और सोल्यूशन बनाया है जिसमें सोल्यूट A लिखा है, उसका वेट परसेंट हमें बताया गया 18.1% बाय वेट। और कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, ऐसा बोला जा रहा है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है। इस तो अगर दोनों के, और इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया है बेटा, सॉल्वेंट जो यूज किया है वो भी सेम है क्योंकि उस पर कोई कमेंट नहीं किया है। मतलब सोल्यूशन दिस अनदर सोल्यूशन विच कंटेन दिस वेट परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्वेंट और वाटर यहां पर लिख दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्वस सोल्यूशन ही है। और अगर सॉल्वेंट सेम है तो इसका मतलब यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, इसका ये मीनिंग है बेटा कि दोनों सॉल्यूशंस के जो डेल्टा टीएफ की वैल्यूज होंगी वो दोनों के लिए सेम होगी। डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होगी वो दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम होगी। और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और यहां पर भी I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और क्योंकि KF या KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये वैल्यूज हमारी सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होती है, सॉल्वेंट के लिए। और अगर सॉल्वेंट सेम है तो KF दोनों के लिए सेम होगा, इसको आप हटा दो तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। अब एक सोल्यूशन की मोलैलिटी पता है और दूसरे सोल्यूशन का मोलर, सॉल्वेंट का सोल्यूट का मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको वेट परसेंट दिया है तो इसकी हेल्प से आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप मान लो कि आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, आप मान लो कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 18.1 ग्राम तो आपका सोल्यूट होगा, और बाकी का 100 में से 18.1 को माइनस करें तो ये आएगा 81.9 ग्राम, जो कि वाटर होगा, वाटर होगा। मतलब सोल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूट A है उसका मोलर मास M है, तो इससे हम इसके मोल निकालेंगे 18.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल ऑफ A। और इसको यूज करके मोलैलिटी निकालें तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी मोलैलिटी यहां से निकल के आ जाएगी। अब ये M के टर्म में है, M अननोन है, वो हमें नहीं पता, वो हम लोग यहां पर पुट करके इक्वेट करके सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके अलावा आपको एक बात और इसमें बोली गई है कि जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है का मतलब वो आयोनाइज नहीं होगा, मतलब उसके लिए I की वैल्यू 1 होगी।
इसके लिए I की वैल्यू 1, मोलैलिटी की वैल्यू मैं यहां से लिख दे रहा हूं 18.1 डिवाइडेड बाई m इंटू 81.9। और इस सोल्यूट के लिए बेटा I की वैल्यू होगी 4 नहीं 5, क्योंकि K4FeCN6 आयोनाइज होता है 4 पोटेशियम आयंस में और FeCN6 4 नेगेटिव 5 आयंस में ये आयोनाइज होता है। और क्योंकि सॉल्ट है ये K4FeCN6 तो 100% आयोनाइज होगा, और अगर 100% आयोनाइज होगा तो I की वैल्यू 5 के बराबर आएगी, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, अभी कितनी बार रिपीट हो गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। अगर एल्फा 1 हो जाए मतलब 100% तो I की वैल्यू n के बराबर आती है। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर लो, तो ये है 5, मोलैलिटी है 1 इज इक्वल टू दिस मच। तो यहां से मोलर मास आएगा आपका इक्वेट करने पर 5 नीचे आ जाएगा 18.1। अच्छा एक चीज तो और छूटी गई, 1000 तो रह गया, 1000 18.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 नीचे आएगा और 81.9 और इसको सॉल्व करने पर बेटा मैं बताता हूं आपको कितना आता है। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है और कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आती है 85 के आसपास। 85 मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 85, मोलर मास 85 आता है। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन। हालांकि इन्होंने आगे एक गलती कर दी, गलती ये कर दी कि मोलर मास U लिखा है, U के टर्म में ये आंसर नहीं आएगा, U के टर्म में ये तो आया ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। और U का मतलब AMU होता है, AMU या U एक ही बात है। और ग्राम को अगर AMU में लिखा जाए तो ग्राम को AMU में लिखने के लिए एक ग्राम और AMU का रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको बताता हूं। वो रिलेशन आपका होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 U या AMU एक ही बात है। तो अगर हम लोग U में आंसर लिखते तो फिर तो बहुत बड़ा आंसर आता, इतनी तो जगह भी नहीं आपके OMR में या आपके कंप्यूटर में, इतनी जगह ही नहीं कि आप इस आंसर को फिल कर पाओ। तो इसलिए इन्होंने गलती की है और आंसर इसका 85 दिया है, यहां U नहीं होना चाहिए। ठीक, वो हमें ये समझदारी दिखानी होती है। मतलब एग्जामिनर पता नहीं क्या वो हम लोगों को सोचते हैं बहुत समझदार लोग हैं हम लोग और खुद ही समझ जाएंगे छोटी मोटी गलतियां। पता इस तरह की जैसी गलतियां होती हैं क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चंस के आंसर चेंज भी नहीं करते, कह देते हैं कि आपको खुद ही समझ लेना चाहिए था। ये सारी दिक्कतें मेंस के पेपर में काफी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना होता है और समझना होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन 2 मोलल वीक एसिड फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है ये आपसे पूछ लिया है। फिर से वही कहानी, देखो क्या करना है, आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा यहां पर एक मिसिंग है, माइनस साइन भी है, माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो निगेटिव होगा ना, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर सोल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, मतलब घटता है। तो घटता है का मतलब 0 से घट करके तो निगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो अगर हम लोग डेल्टा TF देखें यहां पे बेटा, तो डेल्टा TF हमें दिया गया है 0.3885 इतना। और डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। और क्योंकि ये वीक एसिड HA ऐसे बोला जा रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये इस तरह से आयोनाइज होगा, मतलब ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, मतलब इसका N की वैल्यू 2 होगी। और I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा N माइनस 1 लिखा जाता है, तो N की वैल्यू अगर 2 है तो I की वैल्यू होगी बेटा 1 प्लस एल्फा। आप यहां वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। I की वैल्यू 1 प्लस एल्फा, KF की वैल्यू आपको दी है 1.85 और मोलैलिटी आपको दी गई है 2। तो यहां से 1 प्लस एल्फा की वैल्यू आएगी कितनी, 0.3, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये 3.3 नहीं है, 3 पॉइंट है, 3.885। तो यहां पर भी वो गलती है,
यहां पर इसको सुधार ले हम लोग 3.885 डिवाइडेड बाय 1.85 डिवाइडेड बाय 2 और अल्फा आएगा 3.885 अपॉन 1.85 इंटू 2 माइनस 1 और इसको सॉल्व करने पर बेटा वैल्यू ये आ रही है कितनी, वो भी बताता हूं मैं। कैलकुलेशन तो इतनी सारी हैं, इतनी सारी करवाई जा रही, मतलब मुझे लग रहा है करवाना क्या चाहते हैं कि इतनी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है। ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही बेटा 0.05 और आंसर आपको लिखना है इस तरह से, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 50 इंटू 10 टू द पावर -3, 50 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50। करेक्ट आंसर 50 है, 50 आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने इसमें कहा है, ये भी हेनरी लॉ का क्वेश्चन है अगेन। CO2 को पानी में बबल किया है और CO2 का प्रेशर बताया है और पूछा, कहा जा रहा है अगर x मिलीमोल CO2 वुड डिसॉल्व इन 0.9 लीटर तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने मिलीमोल ये डिसॉल्व होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, मिलीमोल निकालना है, पानी का वॉल्यूम आपको दिया है तो आपके पास रिलेशन है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल KH दैट इज हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है 0.835 बार और KH की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मतलब मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ वाटर आप सिंपली कह सकते हो, क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम ही होती है, इसलिए अगर आप टोटल मोल ऑफ गैस टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन देखने जाओगे तो उसमें आपको वो सॉल्वेंट के ही मोल्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गैस के मोल टोटल मोल के कंपैरिजन बहुत कम होते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं, आप इग्नोर कर दो। और यहां से अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू मोल ऑफ गैस, तो आपको x मिलीमोल लिखा है, आप लिखो यहां x इंटू 10 टू द पावर -3 मोल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर और आपको 0.9 लीटर वाटर दिया है, 0.9 लीटर वाटर और डेंसिटी नहीं दिया, आप इसको 900 ml वाटर बोल सकते हो और डेंसिटी क्योंकि हमें नहीं दिया हो तो हमें पता होता है कि 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसका मतलब ये 900 ग्राम हो गया और 900 ग्राम को अगर मोल में लिखा जाए तो 900 डिवाइडेड बाय 18 तो ये 50 मोल आता है पानी, 50 मोल, 50 मोल पानी है, तो आप यहां पर 50 से डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड करो तो आपका ये तो पार्ट वैसे ही उड़ जा रहा है और फिर मोल ऑफ x की वैल्यू अगर लिखें तो ये उधर जाएगा और आएगा 0.835 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1.67 और आप इसका जीरो इसके साथ ले लो और ये आता है 16 पंचे 80, 8.35। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो इससे ले लें और 5 इंटू 5, ये आंसर सॉल्व करके बेटा 25 आएगा। देखो मैंने बहुत तेजी से सॉल्व कर डाला कई बार मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है ये एक्चुअली अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आएगा, 0.5, 16 85 7 पना 35, तो वो यही आएगा और 0.5 इंटू 50 25। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी वैसा ही है। इसमें कहा गया है कि 1.46 ग्राम बायोपॉलीमर, कोई बायोपॉलीमर है जिसको डिसॉल्व किया 100 ml पानी में एट 300 केल्विन एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मच, मतलब आपको ये ऑस्मोसिस का क्वेश्चन दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है और मोलर मास पूछा जा रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं पाई इज इक्वल टू CRT, जहां C का मतलब मोलेरिटी होता है सोल्यूशन का, मतलब सोल्यूशन में जो भी सॉल्ट घुला है उसकी मोलेरिटी। तो पाई आपको दिया गया है और C की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो दैट इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर लिखते हैं ऑफ सोल्यूशन,
इंटू 1000 तो आपका मोल हो जाएगा 1.46 डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 ml इंटू 1000 तो ये वैल्यू आएगी बेटा 14.6 डिवाइडेड बाय m, मोलरिटी आ गई। यहां पर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो पाई दिया हुआ है 2.42 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 14.6 बाय m, आर की वैल्यू बार लीटर में यहां पर रखी जाएगी क्योंकि यहां पर पाए बार में दिया है और बार में ही आपको वैल्यू दी गई बार लीटर में 0.083 और टेम्परेचर आपको दिया है 300। तो आप m इधर लेके आ जाओ तो ये आएगा 14.6 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2.42 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है मैं बता देता हूं आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए मैं चूंकि टाइम बचाना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, हालांकि एक बात का डर मुझे है कि कैलकुलेशन मुझसे गलत हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कैलकुलेशन हमेशा मुझसे गलत नहीं होती है, कई बार सही भी रहती है, लेकिन फिर भी तो इस वजह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना जरूरी है, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया बेटा वो आया 15 आपको यहां पर क्वेश्चन में फिल करना होगा 15। ठीक, अगला क्वेश्चन जल्दी से, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वा सोल्यूशन हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें ये पता है बेटा कि अगर हम सोल्यूट को घोलते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट अपनी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अपनी वैल्यू से घटता है, तो अगर सोल्यूट ज्यादा घुला होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा और सोल्यूट अगर कम घुला होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम देखने को मिलेगा, और जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, जिसमें डिप्रेशन कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। और डिप्रेशन किस में ज्यादा होगा, जिसमें सोल्यूट ज्यादा घुला होगा। तो अगर आप देखो तो यहां पर सभी सोल्यूशन की मोलरिटी इन्होंने सेम दी है, हालांकि इनको कायदे से डिप्रेशन का क्वेश्चन है तो मोलरिटी बोलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें मोलरिटी टर्म आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मोलरिटी की जगह मोलरिटी दे दी जाए तो आप ये मान लेना कि मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल मान लेना और मान करके आंसर बता देना। तो हमने मोलरिटी ही मान ली। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा हो। तो अगर मोलरिटी देखें तो सबकी सेम है, लेकिन अगर आई देखते हैं तो बेटा इसका आई होगा 5, ये 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट में टूटेगा। इसका आई होगा 1, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटता नहीं है। इसका आई होगा 2 क्योंकि ये 2 आयंस में टूटेगा, और इसका आई होगा बेटा 3 क्योंकि ये 3 आयंस में टूटेगा, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन 3। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पार्ट्स में टूटेगा उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आगरा। सबसे ज्यादा वहां पर डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस चैप्टर में ही नहीं है तो कहां क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहां पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट वोलाटाइल सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, मतलब मोर वोलाटाइल लिक्विड को लेस वोलाटाइल लिक्विड से सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में तभी हम सेपरेशन कर सकते हैं जब जो 2 लिक्विड या 2 से ज्यादा लिक्विड्स आपस में एक साथ प्रेजेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बड़े डिफरेंसेस हो। मतलब ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हैं, मतलब उनमें डिफरेंस 20 डिग्री का भी नहीं है, उससे कम है, तो ऐसे मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर पाना
पॉसिबल नहीं होता। तो यही बात इन्होंने यहां पर पूछी थी। अ सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2OH और प्रोपेनोन जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अब इसमें ये बेटा पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर है, लेकिन इसमें OH बॉन्ड OH प्रेजेंट होने की वजह से यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऐसे लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे पानी को ही देख लें। मतलब जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा आएगा, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम होती है। और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि रिलेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब उसको तोड़ना रिलेटिवली आसान होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है। तो इसीलिए अगर आप डेटा देखो तो प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन के जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर दिखाई पड़ेगा वो बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरे स्टेटमेंट में उसका रीजन ही लिखा है, टू लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ए, दिल्ली। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो सही है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में इनके डेटा भी आपको लिखे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान भी रखने होंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो यूज हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 1.22 ग्राम ऑर्गेनिक एसिड इज सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम बेंजीन एंड 100 ग्राम एसीटोन। मतलब यहां पर एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसको मैं HA बोल देता हूं, शॉर्ट में HA, कोई एक एसिड है जिसको इन्होंने घोला है किसमें, बेंजीन में, ये बेंजीन है C6H6, या फिर एसीटोन में, एसीटोन में CH3COCH3। दोनों सॉल्वेंट्स अलग अलग हैं, सॉल्वेंट अलग अलग हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट का वेट इन्होंने लिया है 100 ग्राम यहां भी, 100 ग्राम यहां भी, 100 ग्राम दोनों केस में है, 100 ग्राम दोनों केस में है। और सोल्यूट का जो वेट लिया है वो भी दोनों में सेम है, 1.22 ग्राम। इसका मतलब ये है बेटा कि दोनों सोल्यूशन में जो सोल्यूट की मोलेलिटी आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि सोल्यूट के मोल्स दोनों में सेम है, सॉल्वेंट का वेट दोनों में सेम है, इसलिए मोलेलिटी भी सेम होगी। लेकिन आगे क्या कहा है, दोनों का की भी हमें पता है। और आगे क्या कहा है, द एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन। मतलब जो एसिड घोला गया है वो बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है। तो अगर डाइमराइज होता है तो डाइमराइजेशन के लिए बेटा आई का जो रिजल्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो है 1 प्लस एल्फा 1 बाई एन माइनस 1, 1 प्लस एल्फा 1 बाई एन माइनस 1। मतलब अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर पार्टिकल डिसोशिएट हो रहा है तो फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। तो अगर वो डाइमराइज हो रहा है इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है। और अगर डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि 100% डाइमराइज हो रहा है। और अगर 100% डाइमराइज हुआ, अगर हमने माना एल्फा की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू आएगी 1 बाई एन के बराबर का, मतलब इस केस में 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। कहा जा रहा है कि जो एसिड है वो बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है, जबकि एसीटोन में मोनोमर के फॉर्म में ही रहता है। मोनोमर के फॉर्म में ही रहता है का मतलब इसके केस में आई की वैल्यू 1 ही रहेगी जैसा वो रहता है, और इसके केस में आई की वैल्यू 1/2 हो जाएगी डाइमराइज होने की वजह से। और क्या बताया, और आगे बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीजेस बाय दिस मच। मतलब इस केस में डेल्टा टीबी की वैल्यू बताई जा रही बेटा 0.17 है। तो पूछा जा रहा है इस केस में डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी।
ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। दोनों सॉल्यूशन में मोलेलिटी इक्वल है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू के बी। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू के बी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन के डेल्टा टी बी का जो रेशियो आएगा वो उनके आई के बी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब हम यहां से कह सकते हैं डेल्टा टी बी ऑफ बेंजीन अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ एसीटोन इज इक्वल्स टू आई ऑफ बेंजीन। आई ऑफ बेंजीन क्या है बेटा? 1/2। के बी ऑफ बेंजीन क्या है हमारे पास? ये है 2.6 डिवाइडेड बाय आई ऑफ एसीटोन कितना है? 1। और के बी ऑफ एसीटोन कितना है बेटा? 1.7। तो ये रिजल्ट बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं 1.3 बाय 1.7। ये कट गया 1.3 बाय 1.7। और आपको एसीटोन का डेल्टा टीबी पता है, आपको एसीटोन का डेल्टा टीबी पता है, यहां पुट करके उधर लेके चले जाओ तो आपको मिलेगा डेल्टा टीबी ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 1.3 अपॉन 1.7 इंटू 0.17। का मतलब बेटा ये आएगा 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको इस फॉर्मेट में लिखना है तो ये आंसर लिखा जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां फिल किया जाएगा x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, खाली बस लैंग्वेजेस बदल बदल के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है बेटा। तो इतनी बातें हैं जो हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन में देखी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। मतलब ये मेरे हिसाब से तो ग्रांटेड चैप्टर होता है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया जो कि आता ही है तो उम्मीद है कि वो सॉल्व हो ही जाएगा, हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूर करो और आप कैलकुलेशन पर स्पेशली फोकस करो। छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो के बी डिफाइंड है वो सॉल्वेंट के लिए होता है, और जो भी छोटी मोटी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी बातें याद, तो बहुत सारी बातें तो हैं ही नहीं, और घूम फिर के उन्हीं से सारी चीजें हमसे पूछी जा रही। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा। बाकी के लेक्चर्स भी हम लोग आगे कवर अप करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। हमें भी पता है कि आपका टेस्ट का टाइम आ चुका है और आप लोग पूरी तरह से मेहनत में लगे हुए हो, तो हम जितनी मैक्सिमम हमारे से हेल्प हो सकती है हम जरूर करेंगे आपकी। ठीक है बेटा, लगे रहो, बी सेफ, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।